सोच के देखिए, एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खजाना हो, लेकिन फिर भी वो देश आर्थिक संकट से जूझ रहा हो। ये कहानी है वेनेजुएला के तेल के एक बहुत बड़े विरोधाभास की। चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। वेनेजुएला के ओरिनोको बेल्ट में अनुमान के मुताबिक 1.2 ट्रिलियन बैरल तेल है। ये इतना ज्यादा है कि अमेरिका के पूरे तेल भंडार से 5 गुना ज्यादा। मतलब ये वो आंकड़ा है जो किसी भी देश को दुनिया का सबसे अमीर देश बना सकता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतना तेल है तो वेनेजुएला तेल की दुनिया का बादशाह क्यों नहीं है? देखिए, इसका जवाब तेल की क्वांटिटी में नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी में छुपा है, और यहीं से पूरी बात दिलचस्प हो जाती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण, हर तेल एक जैसा नहीं होता। ये सिर्फ एक नंबर का गेम नहीं है, ये क्वालिटी का गेम है, और यहीं पर वेनेजुएला का तेल आप कह सकते हैं पीछे रह जाता है। यहाँ पर समस्या की जड़ साफ नजर आती है। सऊदी अरब का तेल हल्का और तरल होता है, जिसे जमीन से निकालना काफी आसान है। वहीं दूसरी तरफ वेनेजुएला का तेल अत्यंत भारी है, इतना गाढ़ा और चिपचिपा कि उसे जमीन से बाहर लाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए अब जरा इसके पीछे के साइंस को समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक फिजिक्स की पहेली भी है। केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर एरिक म्यूलर ने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। उन्होंने कहा कि ये टार जैसा दिखता है। सोचिए, अगर आप इसे एक बीकर में डालकर उल्टा भी कर दें तो भी ये बहेगा नहीं, बिल्कुल टार की तरह। तो सवाल है, इस गाढ़े तेल को बाहर निकालते कैसे हैं? सोचिए, जैसे हम शहद की बोतल को गर्म पानी में रखते हैं ना, ताकि वो थोड़ी पतली हो जाए। बिल्कुल वही तरीका यहाँ इस्तेमाल होता है। जमीन के नीचे गर्म भाप भेजी जाती है ताकि तेल पिघलकर थोड़ा तरल हो जाए। इसे स्टीम इंजेक्टिंग कहते हैं, और ये एक बहुत ही महंगी और मुश्किल प्रक्रिया है। लेकिन जमीन से तेल निकालना तो कह सकते हैं कि आधी जंग है। असली चुनौती तो इसके बाद शुरू होती है, रिफाइनिंग। वेनेजुएला के इस भारी तेल को साफ करने के लिए नॉर्मल रिफाइनरी से काम नहीं चलता। इसके लिए चाहिए खास, बहुत महंगी अपग्रेडेड रिफाइनरियां जो इस गाढ़े चिपचिपे तेल को संभाल सकें। तो इस सब की असली कीमत क्या है? और ये सिर्फ निकालने और साफ करने के खर्चे से कहीं ज्यादा है। इसकी एक छिपी हुई लागत भी है, इकोनॉमिक भी और एनवायरमेंटल भी। यहाँ देखिए, एक बैरल तेल से आखिर बनता क्या है। साउदिया टेक्सास का जो हल्का तेल है, उससे पेट्रोल, जेट फ्यूल मतलब महंगी चीजें बनती हैं। लेकिन वेनेजुएला के भारी तेल से क्या बनता है? कोलतार, रूफिंग के प्रोडक्ट्स, यानी सस्ती चीजें। तो इसका सीधा सीधा मतलब है हर बैरल पर मुनाफा बहुत कम। और फिर बात आती है पर्यावरण की लागत की। देखिए, इस भारी तेल की प्रोसेसिंग के शुरुआती स्टेज में ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मीथेन। और ये कोई मामूली गैस नहीं है, ये एक इतनी शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज्यादा खतरनाक है। जब हम पर्यावरण पर इसके असर को देखते हैं तो पूरी तस्वीर और भी डरावनी हो जाती है। वेनेजुएला का तेल दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले तेलों में से एक है। तो ये एक तरह का डबल श्राप है, सबसे कम कीमती और पर्यावरण के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह। लेकिन ये कहानी सिर्फ तेल, साइंस और पैसों की नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ा ह्यूमन एंगल भी है, विश्वास का, धोखे का और अविश्वास का। असल में वेनेजुएला और विदेशी तेल कंपनियों के बीच अविश्वास का एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। जरा इतिहास पर एक नजर डालते हैं। ऐसा एक बार नहीं, 2 बार हुआ है जब विदेशी तेल कंपनियों को देश से बाहर का रास्ता दिखाया गया। पहले 1946 में जब उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, और फिर 1998 में जब राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज ने विदेशी प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वेनेजुएला के पास इस मुश्किल तेल को निकालने के लिए ना तो जरूरी टेक्नोलॉजी बची और ना ही एक्सपर्ट लोग। और जो विदेशी कंपनियां हैं वो यहाँ पैसा लगाने से डरती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं उनका सारा इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए। तो इन सारी बातों के बाद हम इस आखिरी सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक तरफ वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है, लेकिन दूसरी तरफ उसे निकालने की टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है, उससे बनने वाले प्रोडक्ट सस्ते हैं, पर्यावरण को भारी नुकसान है, और राजनीतिक अस्थिरता के चलते कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं। तो क्या ये विशाल खजाना हमेशा जमीन के नीचे ही दबा रहेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद वक्त ही देगा।